क्वेश्चन नंबर 13 भी ये है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट परसीव्ड बाय अस डिपेंड्स। ये बोल रहा है कि हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिसमें जो है कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड करता है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, मैक्सिमम तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही है। तो इन मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो किस पे डिपेंड है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। एवरेज तौर पे जो लाइट का वेवलेंथ है वो जो है साइज ऑफ पार्टिकल से काफ़ी बड़ा होता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करता है कि कौन सी जो लाइट स्कैटर होगी कौन से कलर की होगी। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स का साइज अगर छोटा है तो स्मॉलर वेवलेंथ को स्कैटर करेगा, और पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा है तो वो लार्जर वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यही है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ द फैक्टर ऑन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स। सी पार्ट है इसका, विच ऑफ द टू इज स्कैटर्ड मोर इजीली, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये बोल रहा है कि कौन सी वेवलेंथ का लाइट आसानी से स्कैटर हो जाता है, हायर वेवलेंथ का या फिर शॉर्टर वेवलेंथ का। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा आसानी से स्कैटर हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जो है गैसेस क्या है, 98%, 99% जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और जो इसलिए स्मॉलर वेवलेंथ्स के जो कलर्स होते हैं उन्हीं को स्कैटर कर पाते हैं, इसीलिए स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। मतलब ये होता है विबग्योर, ऐसे विबग्योर। तो विबग्योर में ये नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, रेड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। तो नीचे के जो है शॉर्टर वेवलेंथ कलर कौन से हैं, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और इनका मिक्सअप करके कौन सा कलर बनेगा, स्काई कलर। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि मतलब कि आंसर इसका कि शॉर्टर वेवलेंथ्स के कलर जो है ज़्यादा स्कैटर होंगे। और अब है क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, गिव रीजन। यानी सन रेडिश क्यों दिखाई देता है। यहाँ तो मॉर्निंग में पूछा है लेकिन इवनिंग में भी दिखाई देता है। तो बी पार्ट का आंसर है कि व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जो सन है ये हमारी अर्थ है मान लिया, और सन क्या होता है दिन के टाइम में ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कब होती है इसकी, जब ये मॉर्निंग में जो है ईस्ट में होगा या फिर इवनिंग में वेस्ट में होगा, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या है, मॉर्निंग टाइम में सन जो होगा और इवनिंग टाइम में रेड दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, लॉन्गर डिस्टेंस है। लॉन्गर डिस्टेंस होने की वजह से जो हायर वेवलेंथ का कलर है रेड कलर, यही हम तक पहुंच पाता है, और बाकी के कलर बीच में क्या होते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस की वजह से स्कैटर्ड हो जाते हैं और हम तक केवल रेड कलर हो जाता है। मान लिया मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर रेड कलर तो ये आगे चली गया, बाकी के कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं होती और ये हम तक सीधे पहुंच जाता है। इसीलिए सिग्नल भी जो है हमेशा रेड कलर का होता है, ताकि वो दूर से दिखाई दे, ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से। तो इसका आंसर यही है कि सन का रेड कलर मॉर्निंग के टाइम में इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से यही हम तक पहुंच पाता है। बाकी स्मॉलर वेवलेंथ के सारे कलर जो हैं बीच में स्कैटर्ड हो जाते हैं, और इस प्रकार हमें सन इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में रेड कलर का दिखाई देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्वेश्चन नंबर 14
ये पूछ रहा है कि ऑटोट्रॉफिक और क्या पूछ रहा है, हेट्रोट्रॉफिक। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो क्या चाहिए होती है एज ए रॉ मटेरियल, क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए इसमें, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो ये लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में, और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है किस में, ग्लूकोज में। और क्या बनता है, और बनती है ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है, जो ट्रांसपायरेशन के जरिए एवोपरेट हो जाता है लीफ से। तो ये चीज़ें हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चाहिए। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या चाहिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, और यहाँ पर जो है जो लाइट एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, और H2O चाहिए होता है इसमें रॉ मटेरियल। तो ये आप सब लिख सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें क्या चाहिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। तो ये जो है ऑटोट्रॉपिक जो है न्यूट्रिशन जो है, दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, यानी ये डिपेंड करने वाले हैं और ऑर्गेनिज्म में। तो ये डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट इसने दे रखा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आप बुक में से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायग्राम की इम्पोर्टेंट है, और दोबारा से ये कुछ नहीं तो इसके पार्ट्स आ सकते हैं, तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये दिखा देंगे क्या होता है और इसका पूरा प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बताएंगे आपको ह्यूमन हार्ट, यहाँ पर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट भी दे रखा है। तो अगला वीडियो, उससे नेक्स्ट वीडियो जो है ह्यूमन हार्ट का भी हम बताएंगे आपको एक एक चीज़ कि हार्ट हमारा काम कैसे करता है, इस तरीके से बताएंगे कि जैसे आपकी समझ में आ जाएगा वो सिंपल वे से। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर, लिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ पर बताना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या होता है, ये है प्लांट्स, और ये रूट्स, और ये है लीव्स, और ये है सनलाइट। तो सनलाइट, एक तो सनलाइट लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, इसमें केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। जब लाइट इस पर पड़ती है तो इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ बनती है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन, और क्या बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, और ये सब क्या है, लाइट एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है स्टोमेटा के थ्रू, और ये सारी इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपको बतानी है। कौन सी इवेंट्स, एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद स्टोमेटा ओपन होते हैं और गैस का एक्सचेंज होता है,
फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस्ड होता है किसमें, ग्लूकोज में, और वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हमारी फ्री हो जाती है, और जो ट्रांसपायरेशन के जरिए होता है वाटर एवोपरेट होता है। तो ये सब इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। अब है यहाँ हमारे पास MCQ दे रखे हैं इसने। तो MCQ में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है, आपको डायग्राम से समझा देते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है कि 2 मिरर हैं, एक मिरर तो है ऐसे, मान लिया ये मिरर है PQ, और बोल रहा है कि एक मिरर हमने इसमें परपेंडिकुलर, इसी के दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और एक मिरर ऐसे लगा रखा। अब ये पूछ रहा है कि जो PQ मिरर है इसमें एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ऐसे दिखाएंगे। पहले नॉर्मल को दिखाओ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या है, 30 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री इसने दे रखा। अब ये बोल रहा है कि इस मिरर से ये रेज रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर में इंसिडेंट होती है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर से, ये यहाँ पर इसका क्या होगा, नॉर्मल, तो यहाँ पर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो कितना होगा ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्योमेट्रिकली देखो, ये मिरर परपेंडिकुलर है इसके, ये, और ये नॉर्मल है इस पे, तो ये भी परपेंडिकुलर है इस पे, दोनों एक ही लाइन में परपेंडिकुलर हैं। तो मीन्स ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये मिरर दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे तो जैसे हम जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल है इस मिरर पर, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री होगा, ये जो है ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया, स्लैंट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो ये हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। अब 90 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा इस मिरर में, तभी तो निकलेगा ये। तो क्या होगा 90 से, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, 90 से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये होगा इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है C पार्ट है आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि which one of the following 4 metals would be displayed from the solution of the salt by other 3 metals। तो ये दे रखे हैं 1 2 3 4। which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए, which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, आर्गन है, मैग्नीशियम है और सिल्वर है, जिंक है और कॉपर है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है कौन, मैग्नीशियम, फिर है जिंक और फिर है कॉपर, राइट। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो which one of the 4 metals would be displaced from the solution of its salts by other 3 metals। तो यहाँ पर कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर क्या है, इन सबके नीचे है ना, बल्कि सिल्वर सबसे कम है, सिल्वर सबसे कम है, सिल्वर यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव है। तो सिल्वर का जो सॉल्यूशन होगा,
सिल्वर का जो साल्ट होगा उसको ये तीनों जो मेटल्स हैं ये डिस्प्लेस कर देंगे। क्वेश्चन में यही पूछ रहा ना वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कौन चार मेटल्स में से कौन सा मेटल ऐसा है जिसके साल्ट में से उसको डिस्प्लेस करते हैं बाकी के 3। तो यहाँ पे जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसी का जो साल्ट होगा तो उसी मेटल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। तो क्योंकि सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव सब्सटेंट है तो इसलिए सिल्वर को डिस्प्लेस कर देंगे सिल्वर के साथ से तीनों अदर एलिमेंट्स, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला वाला दे रखा कॉपर सल्फेट और आयरन। तो कॉपर सल्फेट आगे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉपर सब रिएक्टिव कम होता है। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, आयरन के काफ़ी नीचे है, यानी गिन के रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ लेसर देन आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यही पूछा है इसने क्वेश्चन ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो FeCu की जगह ले लेगा, बन जाएगा FeSO4। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल यही देगा, तो इसका आंसर है ए। बाकी के क्वेश्चनों का आंसर जो है आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। सॉल्यूशन इसका कंटिन्यू है। बाकी आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं हम, और जो आपके टर्म 1 के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।